इनकलाब तो आयुब के दौर में था, अवाम निकले थे, एक चाराना चीनी महंगा हुआ तो पूरी कौम निकली थी। महंगाई आपके सामने है, अब बंदा पेट में डाले, बच्चों को देखे या एहतजाज करे। 2-4 घंटे उधर लगाएंगे तो यार 2-4 घंटे में अपनी को रोज़ी कमा लेंगे। इनकलाब उस सूरत में आता है जब आपकी मिडिल क्लास भी आपके साथ है। जब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो इनकलाब नहीं आ रहा, जब हमारी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। पब्लिक क्या निकले, पहले अपनी भूख से निकले तो फिर बाहर निकले ना यार। वो इस तरह इनकलाब कोई आएगा जो पढ़ा लिखा तकवा रक्षा चला रहा है। आज हम बैचलर हैं, बीटेक हैं और हम जॉबों के लिए दरबदर हो रहे हैं। इस मुल्क का कानून ऐसा है। ये बात हमें तस्लीम करना पड़ेगी कि अपने अपने लीडरों को हम चाहते तो बहुत हैं, उनके जलसे भरते हैं, उनके लिए नारे लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उन पर बुरा वक्त आता है सब इधर उधर हो जाते हैं। मैं एक अवामी शख्स हूं और अवाम के साथ रहूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो को अवाम की हिमायत पर बड़ा नाज था, मगर हुआ क्या, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और कौम चुपचाप देखती रही। बेनज़ीर को चारों सूबों की जंजीर कहा गया, मगर 2 बार उनकी हुकूमत पलट दी गई और चारों सूबों में कहीं कोई घर से नहीं निकला। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार खात्मा किया गया। हुआ क्या, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये दावा करने वाले तीनों बार पीछे से गायब। ताज़ा तरीन मिसाल इमरान खान की है। छोटे मोटे एहतजाज ज़रूर हुए, मगर अपने लीडर्स को बचाने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स कभी कहीं नज़र नहीं आई। अपने लीडर्स को तो छोड़ें, हम तो कभी अपने हक के लिए भी मुत्तहिद नहीं होते, कभी आवाज़ नहीं उठाते। क्यों? क्या हम हालात से मायूस हो चुके हैं, या फिर हमें सब कुछ सहने की आदत हो गई है, या फिर खौफ है जो हमें कोई भी कदम उठाने से रोकता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों की खोज करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। 2010 में ट्यूनिस के एक सब्जी फरोश ने सरकारी एहलकारों की ज़्यादतियों से तंग आकर गवर्नर ऑफिस के सामने खुद को आग लगा ली। एक इंसान जलकर राख हुआ, मगर उसकी चीखों ने पूरे मुल्क को जगा दिया। लाखों लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर आ गए और सिर्फ चंद हफ्तों में 24 साल से इक़्तिदार पर काबिज सदर को मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा। इस वाक़े के 1 साल बाद इस्लामाबाद में इसी तरह का एक वाक़या हुआ, जिसमें पार्लियामेंट हाउस के सामने 2 बच्चों के बाप ने गुर्बत से तंग आकर खुदसोजी कर ली। शोले यहाँ भी बुलंद हुए, एक ज़िंदगी यहाँ भी ख़त्म हुई, मगर ना कोई इनकलाब आया, ना कोई तहरीक उठी और ना ऐवानों में बैठे लोगों के चेहरों के रंग बदले। इसी तरह 2019 में चिली में सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किराए में चंद पैसों के इजाफे ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि पूरे मुल्क के अवाम घरों से निकल आए। अवामी गुस्सा इस कदर बढ़ा कि हुकूमत को पूरी काबीना तब्दील करनी पड़ी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता है, बसों के किराए बढ़ते हैं, बिजली और गैस के बिल अवाम की कमर तोड़ देते हैं, मगर एहतजाज से ज़्यादा खामोशी सुनाई देती है। ट्यूनिस और चिली तो चले दूर हैं, करीब की मिसाल लेते हैं। 2022 में श्रीलंका के अवाम महंगाई, भूख और मुआशी बदहाली के खिलाफ उठ खड़े हुए। मुश्तइल हुजूम सदारती महल की दीवारें फलांग गया, इक़्तिदार के ऐवान अवाम के कदमों तले आ गए और सदर को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। इधर पाकिस्तान में भी महंगाई ने लाखों लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, मगर अवाम ने शायद इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया है। 2024 में बांग्लादेश में नौजवान नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर निकले। एहतजाज बढ़ता गया, गुस्सा फैलता गया और बिलाखिर 20 साल तक इक़्तिदार के ऐवानों पर राज करने वाली शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भारत में पनाह लेनी पड़ी। पाकिस्तान में भी बेरोज़गारी बढ़ रही है, डिग्रियां बेवक़्त होती जा रही हैं, मगर नौजवानों की बड़ी तादाद खामोश तमाशाई बनी हुई है। 2025 में नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। बज़ाहिर ये एक मामूली फ़ैसला था, मगर अवाम ने इसे अपनी आज़ादी पर हमला समझा। लोग सड़कों पर निकल आए, एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया और नतीजा ये निकला कि मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म दोनों को घर जाना पड़ा। पाकिस्तान में इज़हार राय पर पाबंदियों की शिकायत बरसों से सुनाई देती हैं, मगर रद्द अमल अक्सर चंद ट्वीट्स और चंद पोस्टों तक महदूद रहता है। चलें, ये तो पुरतशद्दुद इनकलाब थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनकलाब मार धाड़ से ही आए।
1979 میں ایران کا انقلاب ہمارے سامنے ہے. 1974 میں پرتگال میں عوام کا پرامن احتجاج 48 سالہ آمریت کو بہا لے گیا. 1986 میں فلپائن میں بھی انقلاب آیا، مکمل پرامن تھا. 1989 میں چیکوسلواکیہ کے انقلاب میں بھی ایک گولی نہیں چلی اور کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ ہو گیا. تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انقلاب تشدد یا ہتھیار اٹھانے کا نام نہیں بلکہ تبدیلی لانے کا نام ہے، اور یہ تبدیلی پرامن طریقے سے بھی لائی جا سکتی ہے. بجلی مہنگی ہے، گیس آ نہیں رہی، بے روزگاری انتہا پر ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، تنخواہیں کم پڑ رہی ہیں، جرائم ختم نہیں ہو رہے. آپ جہاں چلے جائیں یہی شکایات سننے کو ملیں گی. ہر گلی، ہر محلے، ہر گھر میں لوگوں کی زبان پر یہی شکوے سننے کو ملیں گے. سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، لوگوں میں غصہ نظر آئے گا. یوں لگے گا کہ جیسے بس ابھی یہ لوگ اٹھیں گے اور سارا نظام بدل کر رکھ دیں گے. لیکن جب گردن گھما کر اپنے چاروں طرف دیکھیں تو کہیں انقلاب کے نام پر ایک چونٹی بھی رینگتی نظر نہیں آئے گی. سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں کلیئر کر لیں کہ یہ انقلاب ہے کیا. انقلاب حکومت کا تختہ پلٹنے اور اس کی جگہ نئے لوگوں کو کرسی پر بٹھانے کا نام نہیں. یہ اداروں سے لڑنے اور ریاست سے ٹکرانے کا نام نہیں، بلکہ یہ سوچ بدلنے، قانون کی حکمرانی قائم کرنے، ظالم کو روکنے، انصاف کی راہ ہموار کرنے، اپنا فرض نبھانے اور اپنی ذمہ داری لینے کا نام ہے. انقلاب نام ہے اس سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا جس نے عوام کی گردنوں کو جکڑ کر رکھا ہے. وہ سسٹم جو چند لوگ چلاتے ہیں کروڑوں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے. یہ سسٹم ہی ہے جو لوگوں کے منہ سے نوالا چھینتا ہے، پانی خریدنے پر مجبور کرتا ہے، جو کرپشن کا راستہ آسان کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے، جو خود اپنی تجوریاں بھرتا ہے لیکن پبلک کو پائی پائی کا محتاج بنا دیتا ہے. اس سسٹم کے ہوتے ہوئے حکومتیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. حکومت بدل بھی گئی تو کیا ہوگا؟ دوسری حکومت آ جائے گی. آپ خود دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں ہر 2-3 سال بعد حکومت چینج ہو جاتی ہے، مگر کیا اس سے آپ کے یا میرے حالات بدلتے ہیں؟ کرپشن، مہنگائی، چور بازاری، لوٹ مار کم ہوتی ہے، جرائم کم ہوتے ہیں، میرٹ پر نوکریاں ملتی ہیں، بجلی، پانی، گیس کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں؟ بالکل نہیں. سب جوں کا توں رہتا ہے، کیونکہ سسٹم وہی ہے. حکومت بدل جاتی ہے، سسٹم نہیں بدلتا. ہمیں سسٹم بدلنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس سسٹم کو بدلے گا کون؟ انقلاب لائے گا کون؟ انقلاب ہمیشہ قومیں لاتی ہیں. سری لنکا میں سری لنکن، بنگال میں بنگالی اور نیپال میں نیپالی انقلاب لائے. اور یہاں تو کوئی ایک قوم ہے ہی نہیں. یہاں پنجابی، سرائکی، پٹھان، سندھی، بلوچ اور مہاجروں سمیت بہت ساری قومیں رہتی ہیں. یہاں پاکستانی ہوتے تو پاکستان میں انقلاب لاتے. پاکستان میں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پر ہر قسم کی قوم رہتی ہے. کبھی مذہب پرستی پہ لوگوں کو لڑا دیا جاتا ہے تو کبھی قوم پرستی پہ لڑا دیا جاتا ہے. تو انقلاب ایسے نہیں آتا. بہت مشکل ہے. سب تفریق اور بٹے ہوئے ہیں، سب قومی زبان میں جو ہے سب بٹے ہوئے ہیں. امام خمینی جیسا آ جائے تو پھر انقلاب آ سکتا ہے. انقلاب فرانس کی مثال لے لیں. وہاں اگر ایک فرانسیسی قوم کے بجائے مختلف قومیں آباد ہوتیں، مذہبی طور پر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں بٹی ہوتیں، بت پرست اور لادین بھی ہوتے، تو کیا وہاں بادشاہت کے محل کی جگہ انقلاب کی عمارت کھڑی ہو سکتی تھی؟ اسی طرح اگر روس، چین، کیوبا، ویتنام، ترکی اور ایران بھی اگر مذہبی، لسانی، نسلی اور ثقافتی طور پر تقسیم ہوتے تو کیا وہاں لینن، ماؤ، کیسٹرو، ہوچیمن، مصطفیٰ کمال اور خمینی اس گلے سڑے سسٹم کے پیروں تلے سے زمین کھسکا سکتے تھے؟ دراصل انقلاب کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے اتحاد، اور یہی ہمارا سب سے ویک پوائنٹ ہے. ہم سیاسی اور لسانی طور پر تقسیم ہیں، مسلک پرستی اور فرقہ واریت کی بنیادوں پر بٹے ہوئے ہیں. اگر کوئی ہمارے مسائل کے لیے باہر نکلے بھی تو ہم اس کے پیچھے چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق کسی اور سیاسی پارٹی سے ہے، یا اس کی زبان الگ ہے، یا پھر اس کا مسلک اور فرقہ وہ نہیں جو ہمارا ہے. تو ہم اس کا ساتھ کیوں دیں؟ اس کا مشن کامیاب کیوں بنائیں؟ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے.
याद रखें, सिस्टम को तोड़ने के लिए पहले हमें खुद को जोड़ना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इनकलाब के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है, एक ऐसा लीडर जिसका दामन साफ हो और वो सबको अपने पीछे लेकर चले। लेकिन शुरू में जो हमने ट्यूनिस, चिली, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की मिसालें दी, वहाँ तो कोई लीडर नहीं था। किसी ने अवाम के दरवाजे खटखटाकर उन्हें बाहर निकलने के लिए नहीं कहा। लोग खुद घरों से निकले और इनकलाब लाकर ही दम लिया। वैसे हमारे यहाँ लीडरों की कमी नहीं, लीडर तो बहुत है, लेकिन हर नया आने वाला लीडर रफ्ता रफ्ता इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जिससे लड़ने के लिए अवाम ने उसे मुंतखब किया होता है। इनकलाब ना आने की एक और वजह भी है, वो है मुआशी मजबूरी, और शायद सबसे बड़ी रुकावट यही मजबूरी है। अब जिस शख्स को सुबह बच्चों की फीस, शाम को बिजली के बिल और रात को राशन की फिक्र हो, तो भला कब इनकलाब का सोचेगा? उसके लिए तो अपने घर के हालात बेहतर करना ही सबसे बड़ा इनकलाब है। सो वो दिन रात इसी में मसरूफ़ रहता है। अभी कराची में हमने पहली मरतबा सुने गैस का लोड शेडिंग, लाइट का देख, पानी का देख, ये हमारा हक है, नहीं दे रहे। यहाँ इतनी महंगाई है, लोग अपने रोज़गार के चक्कर में जगह जगह दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। किसी तरीके से शाम में अपने घर में लौटें और अपने बच्चों को खाना पिलाना, एक आधी रोटी जो भी खिला सकते हैं, जो उनके कर सकें, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, वो अपने बच्चों को थोड़ा पेट पाल सकें, इसी चक्कर में लगे हुए हैं। पहले अपनी भूख से बाहर निकले, किसी के पास अच्छी नौकरी नहीं है, किसी के पास फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक क्या करे? अपनी भूख से बाहर निकल नहीं रही, क्या कर सकती है? वो बाहर आकर के मरने चाहेंगी। सारे दिहाड़ी मार है, अगर दिहाड़ी उनकी नहीं लगेगी तो बाहर कहाँ से निकलेंगे? सब कुछ बंद होगा तो कहाँ से होगा? महंगाई के हिसाब से निकलने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। नफसा नफसी इतना हुआ है कि बंदा 2 वक्त की रोटी कमा ले या एहतजाज कर ले। उसके जहन में तो हर वक्त अपनी ज़रूरतें ही घूम रही होती हैं। ऐसा शख्स इनकलाब की तरफ मोड़ कर भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसे पता है कि इनकलाब वक्त, सब्र और मुसलसल मौजूदगी मांगता है, और ज़रूरतमंद बेचारा नारा तो लगा सकता है, लंबी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकता। एक और चीज़ जो इनकलाब की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, और वो है खौफ। रियासत का नहीं, अफरा तफरी और इंतशार का खौफ। वो खौफ जो डराता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बदकिस्मती से हमारे अवाम ने खित्ते में इतनी जंगें, दहशत गर्दी और उसके नतीजे में मुआशी तबाहियाँ देखी हैं कि अब लोग डर गए हैं कि उनके एहतजाज के नतीजे में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, और यही खौफ उन्हें सड़े हुए सिस्टम को बर्दाश्त करने पर मजबूर कर देता है। वैसे हमारा सिस्टम भी बहुत ढीठ है। इसमें इतनी लचक है कि वक्ती एहतजाज, सियासी इत्तेहाद और आर्जी अवामी गुस्से को बर्दाश्त कर लेता है। वो सब अपने अंदर जज्ब कर लेता है और लचक की वजह से टूटता नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। इस सिस्टम को तोड़ने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और यकीन कीजिए कि उसके बगैर सिस्टम तोड़ना तो दूर, इसे हिलाना भी मुमकिन नहीं। वो है अपने अंदर तब्दीली। हमें खुद को बदलना होगा, लेकिन मसला यह है कि हम खुद को बदलना ही नहीं चाहते, इसलिए कि हमने कभी खुद को गलत समझा ही नहीं। तो बदलना कैसा? हम तो हर मसले का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। हम बाहर गली में कचरा फेंकते हैं और शिकवा करते हैं कि हुकूमत सफाई नहीं करवाती। हम ट्रैफिक कवानीन तोड़ते हैं और ट्रैफिक जैम का इल्ज़ाम ट्रैफिक पुलिस पर डालते हैं। बिजली चोरी करते हैं और वजह भारी बिलों को करार देते हैं। मेरिट पर पूरे नहीं उतरते, मगर सिफारिश पर सरकारी नौकरी मांगते हुए शर्म नहीं आती। फ़र्ज़ निभाने से कतराते हैं और जिम्मेदारी लेने से घबराते हैं। झूठ बोलकर माल बेचते हैं, कम तोलते हैं, मिलावट करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। महंगाई, करप्शन, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ी का जिम्मेदार हुकूमतों को करार देते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि उन्हें हमने ही कुर्सियों पर बिठाया है। हम खुद रिश्वत लेते हैं, दूसरों का हक खाते हैं, 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए में बेचते हैं, मगर हमें हुकूमत ईमानदार और दयानतदार चाहिए। आपने अक्सर ये नारे लीडरों से सुने भी होंगे और दीवारों पर लिखे देखे भी होंगे कि चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलो, जुल्म का ये निज़ाम बदलना होगा, वगैरह वगैरह। तो ये निज़ाम यानी सिस्टम है क्या? ये कोई दूसरी दुनिया की मखलूक चलाती है क्या? करप्शन, झूठ, धोखाधड़ी और बददियानती आसमान से उतरती है? नहीं, ये सारी बुराइयां इसी सिस्टम से जन्म लेती हैं जिसका हम खुद किसी न किसी तरह हिस्सा हैं। सिस्टम की तब्दीली बहुत ज़रूरी है, मगर सिस्टम से पहले हमें अपने आप में तब्दीली लानी होगी, तभी हम इस सिस्टम का मुकाबला कर सकेंगे।
मुश्किल जंग सिस्टम से लड़ना नहीं, अपने नफ्स को काबू में लाना है। सड़कों पर इनकलाब लाने से पहले अपने दिल और दिमाग में इनकलाब लाइए। जब एक फ़र्द बदलता है तो ख़ानदान बदलता है, ख़ानदान मुआशरा बदलता है, और जब मुआशरा बदल जाए तो फिर मजबूत से मजबूत निज़ाम भी अवाम के पैरों तले कुचला जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं निकलते, निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। जब बिजली, गैस या पानी बंद हो जाए तो लोग एहतजाज करते हुए घरों से निकलकर मेन रोड पर आ जाते हैं और उसे ब्लॉक करके कई घंटों के लिए ट्रैफिक का सारा निज़ाम दरहम बरहम कर देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? आम आदमी परेशान होता है। वो परेशान होता है जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो तो खुद इन मसाइल का शिकार होता है। एहतजाज का रुख बिजली, गैस और पानी के दफातर की जानिब होना चाहिए। वहाँ जाकर नारे लगाएं, जिनके हाथों में मसाइल का हल है उन पर दबाव डालें। लेकिन शायद एहतजाज करने वालों का मकसद मसाइल का हल नहीं बल्कि गुस्सा दिखाना होता है, भड़ास निकालना होता है, और बस गुस्सा उतरा तो एहतजाज ख़त्म किया और घर चले गए। मसला वहीं का वहीं। हाँ, सोशल मीडिया पर खूब उधम मचता है। जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है एक तूफान खड़ा हो जाता है, हज़ारों लाखों पोस्टें लिखी जाती हैं। बेरोज़गारी बढ़े, करप्शन का कोई स्कैंडल सामने आए या कोई नया टैक्स लगे तो फेसबुक, एक्स और टिकटॉक पर एक ऐसी जंग छिड़ जाती है कि यूँ लगता है जैसे इनकलाब अब आया कि तब आया। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि अगर इतना गुस्सा वाकई मौजूद है तो सड़कें खाली क्यों हैं? अगर लोग वाकई तब्दीली चाहते हैं तो उनकी आवाज़ पार्लियामेंट के बाहर क्यों सुनाई नहीं देती? अगर आवाम इतने ही बेचैन हैं तो वो घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते? हकीकत यह है कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां गुस्सा तो हकीकी है लेकिन मुज़ाहमत वर्चुअल हो चुकी है। एक क्लिक, एक कमेंट और एक पोस्ट से हम ये समझ बैठते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया और बस अब किसी भी वक्त इनकलाब हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। सच तो ये है कि हम स्क्रीन के पीछे बैठकर हुक्मरानों को ललकारते हैं, निज़ाम को कोसते हैं, मुआशरे पर तनकीद करते हैं, मगर जब अमली कदम उठाने का वक्त आता है तो खामोशी छा जाती है। हम इनकलाब के हक़ में पोस्ट तो लिखते हैं लेकिन इनकलाब की कीमत अदा करने को तैयार नहीं। हम हक़ की बात तो करते हैं लेकिन हक़ के लिए खड़े होने से डरते हैं। हम तब्दीली चाहते हैं लेकिन तब्दीली के लिए कुर्बानी देने से भागते हैं। शायद इसीलिए हमारे सोशल मीडिया पर हर रोज़ एक नया इनकलाब जन्म लेता है और चंद घंटों बाद मर जाता है। कौमें ट्रेंड्स चलाने से या हैशटैग लगाने से नहीं बदलती, कौमें बदलती हैं जब लोग अपनी खामोशी तोड़ने और अपने हक़ के लिए खड़े होने का फ़ैसला करते हैं। वैसे हम तो अपने कंटेंट से सोच बदलने और पुरअमन इनकलाब लाने के मिशन पर हैं। ये वीडियो भी इसी कॉज का एक छोटा सा हिस्सा है। आपका क्या ख्याल है? क्या हमारे मुल्क में कभी इनकलाब आ सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।